सबसे पहले समझिए कि ज्योग्राफिकल और ये हम बुक में से करेंगे, बुक में से बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि कौन से फैक्टर लेबर मोबिलिटी का, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो कल हमने पार्ट किया था उसके साथ वो अटैच करके पूछेगा। पहली बात तो ये समझिए कि लेबर मोबिलिटी दो तरह की है जो हम डिस्कस करते हैं, एक ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है और दूसरी जो है वो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी है। और इन दोनों में हम असल में ये करते हैं कि ऑक्यूपेशनल होती है कि जैसे अब ये जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से हम लिंक कर सकते हैं कि इकोनॉमीज़ के स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं। जब इकोनॉमीज़ के स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं तो फिर लोगों को क्या चाहिए कि ऐसे प्रोफेशन ज्वाइन करें जिन प्रोफेशंस के अंदर उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा हो सकती है। जब इनकम ज़्यादा हो सकती है तो फिर आप ज़ाहिर आजकल की दुनिया में जो स्टैंडर्ड रह गया लिविंग स्टैंडर्ड, अब लिविंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन समझे, कल भी शायद इकोनॉमिक ग्रोथ में हम डिस्कस की थी कि नंबर ऑफ गुड सर्विसेज जिसके पास ज़्यादा है उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है, और किसके पास नंबर ऑफ गुड सर्विसेज ज़्यादा है, जो रिच है क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है, और जो पुअर है उसकी इनकम कम है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी कम है। तो ये चीज़ आपने समझनी है। तो उस लिविंग स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, ऑक्यूपेशनली मोबाइल होते हैं, ऐसे प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं जिन प्रोफेशन के अंदर इनकम जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब जब इनकम ज़्यादा होगी तो फिर डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा अच्छी अर्निंग भी अर्न कर सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट भी होगा बाद में। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी भी उसी का पार्ट है। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी क्या है कि आप ऐसे एरिया में स्विच ओवर कर जाएं जहां पे आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन की जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन की जॉब्स अवेलेबल हैं तो आप ऐसी जगह पे जाएं और वहां पे ज़्यादा अच्छी वेजेस अवेलेबल हैं। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि कनाडा के अंदर जो ड्राइवर हैं उनको हाईली पेड किया जाता है, जो हाई व्हीकल ट्रक्स के ड्राइवर हैं उनको ज़्यादा अच्छा पे किया जाता है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है कि जितनी ज़्यादा या जितनी बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपकी होगी उतनी बेटर आपको जॉब भी मिलती है। ठीक है, और डेफिनेटली जो हर आदमी या हर कंज्यूमर या हर वर्कर या हाउस होल्ड ये चाहता है कि उसकी वेजेस या सर्विस क्या हो ज़्यादा हो, तो वो किस पे बेस करती हैं, वो एजुकेशन ट्रेनिंग बेस करती हैं। अब डॉक्टर जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पैसे ज़्यादा ले रहा होता है क्योंकि उसके ऑक्यूपेशन में मेहनत भी ज़्यादा करता है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है, लेकिन जो सिंपल बीबीए करता है उसकी पे कम होती है, जो उससे भी कम एजुकेशन होती है उसकी पे उससे कम होती है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बेसिकली ये है कि अगर आप दो तीन चार जॉब्स कर सकते हैं डिफरेंट स्किल्स नहीं, हैं आपके पास। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ये है कि आप ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन कर लें अपना प्रोफेशन छोड़ के जिस प्रोफेशन के अंदर वेजेस या इनकम ज़्यादा। ऑक्यूपेशनल मोबाइल चेंज करने का एबिलिटी टू चेंज। और स्मूथ ऑक्यूपेशन किस में हो सकती है? इफ द वर्कर्स टू मूव स्मूथली फ्रॉम ऑक्यूपेशन दैट आर एक्सपीरियंसिंग डिक्रीज इन डिमांड टू वन इन विच इंक्रीज इन डिमांड। आप ऐसे प्रोफेशन में ज्वाइन करें, ऐसे प्रोफेशन में स्विच ओवर करें जिस प्रोफेशन के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अच्छा, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब एक डॉक्टर अगर आप बन गए हैं तो डॉक्टर बनने के बाद अगर डॉक्टर की जॉब नहीं है तो यहाँ पे इस प्रोफेशन को छोड़ना मुश्किल है, इसे कहते हैं बैरियर्स टू एग्जिट। या उदाहरण हाँ सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसे ऐसी जॉब है जिसकी जॉब हर वक्त रहती है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर मार्केट में डिमांड खुदा नाश्ता कम हो जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आप 6 साल 7 8 साल लगाते हैं और बनते हैं तो उसे छोड़ना भी मुश्किल है। लेकिन ऐसे प्रोफेशन जिसपे कम टाइम पीरियड लगा था एजुकेशन का और क्वालिफिकेशन भी इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी तो उसको चेंज करना ईजी होता है। अच्छा, इसी तरह रिवर्स भी है कि अगर आप एक टीचर बन गए हैं तो आप दोबारा डॉक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, क्योंकि अब डॉक्टर बनने के लिए वहाँ पे बैरियर टू एंट्री है कि वो आपको पूरा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, या टीचर बनने के बाद या लॉयर बनने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते क्योंकि उसमें तो इन अगर आप उन प्रोफेशन पहले से हैं तो उसे छोड़ना मुश्किल है। अगर उन प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो बैरियर टू एग्जिस्ट है और डिफरेंट प्रोफेशन के अंदर डिफरेंट सिनेरियो होता है। लॉयर टीचर बन सकता है। हाँ जी, लॉयर जो है वो टीचर बन सकता है, उधर बैरियर टू एंट्री इजी है। इस तरह डॉक्टर जो है वो टीचर बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचर बन सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। फिर टाइम मैटर करता है कि कितना देर लगी आपको उस प्रोफेशन में काम करने में, अब कितनी देर लगेगी दूसरा प्रोफेशन चेंज करने में, कितनी नेसेसरी ट्रेनिंग चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी स्किल चाहिए। इसलिए देखें आजकल आप मीम्स देखें, यूट्यूब देखें तो बड़े बड़े ऐसी वो मीम्स पड़ी जी, आप सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग लें उसके बाद पैसा कमाएं। तो आजकल ये भी एक ट्रेंड है कि लोग जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब की तरफ जा रहे हैं और ऐसी जॉब्स की तरफ जिसमें कोई लिमिटेड या स्पेशलिस्ट स्किल हो, उसमें आप ग्रो करें, एक्सेल करें और अपनी अच्छी इनकम जो है वो अर्न करें। फिर है जी कौन से फैक्टर जो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी है कि आप अपने
जगह है। अब इसमें दो तरह की मोबिलिटी होती है, लोग रिमोट एरिया से, रिमोट एरिया मीन के जो साइड वाले एरिया हैं, विलेजेस हैं, वहाँ से फार अवे एरिया से किस तरफ आते हैं, अर्बन एरिया की तरफ आते हैं। या फिर दूसरी मोबिलिटी क्या होती है कि अंडर डेवलप कंट्री से और डेवलप कंट्री की तरफ चले जाएं। अब इन सब चीज़ों को जेहन में रखें कि लोग क्यों मूव करते हैं। सबसे पहली चीज़ प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग। जब आप कहीं मूव करते हैं तो आपने देखना है कि वहाँ पे प्राइस ऑफ हाउसिंग कितनी है और घर अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे पाकिस्तान में देखें, अगर आप कभी गौर करें, जो कि आप बहुत कम गौर करते हैं, माशाल्लाह आप लोग बच्चे ऐसे हैं आजकल के, किताबें भी नहीं पढ़ते, किताबें लेते भी नहीं हैं। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये बुक भी नहीं होगी। अच्छा है, तो वो गौर करें कि पाकिस्तान में जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो 5 से 6, यानी कि 10 से ज़्यादा सिटी नहीं है जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अब वो कौन से शहर है? कराची सबसे टॉप पे कराची है, लाहौर है, पिंडी है, मुल्तान है और फैसलाबाद है। ये 5 बड़े शहर हैं। अब छठे शहर का नाम मैं कहूँ बताओ तो आप सोचने पड़ेंगे छठा शहर कौन सा है। तो ये इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन बायसनेस। इनमें क्या होता है कि इनमें प्राइसिंग और हाउसिंग ज़्यादा, अवेलेबिलिटी, जब ज़्यादा लोग गाँव से शिफ्ट होके या रिमोट एरिया से शिफ्ट होके जब सिटीज़ में आएंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन बर्डन ज़्यादा हो जाता है, सीवरेज सिस्टम वो इफेक्टिव होते हैं, हाउसिंग स्कीम्स इफेक्टिव होती हैं, पॉपुलेशन इफेक्ट होती है, कंजेशन, रोड, ट्रैफिक, पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती है, जॉब का बर्डन, ये सब चीज़ें जो इफेक्ट होती हैं। और इसी तरह अगर आप अंडर डेवलप कंट्री से डेवलप कंट्री में जाएं, इसलिए क्या होता है कि जब डेवलप कंट्री हैं जहाँ पे अब देखा कनाडा में आप सुनते हैं ना, आप कनाडा में फलां इमिग्रेशन आ गई, फलां इमिग्रेशन आ गई, वो क्या कर रहे हैं, नए शहर आबाद कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को बुलाते हैं। अब नोवा स्कोटिया जो है, इन्होंने कुछ अर्सा पहले नया शहर शुरू किया था, इस अभी भी कुछ नए शहर आबाद कर रहे हैं, वहाँ लोगों को बुलाते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि एक ही शहर में सब लोग इकट्ठे होना शुरू होते हैं। तो ये हालांकि मुस्लिम कंसेप्ट था कि नए शहर आबाद किए जाएं जब आबादी बढ़ जाए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि जब शहर बढ़ते हैं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं पोल्यूशन की और क्राइम रेट की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं, जैसे कराची में, लाहौर में इस तरह की आती है, बल्कि पिंडी में भी अब ऐसा ही है, प्रॉब्लम जो है वो हो गई। हाँ, बहुत इंफॉर्मेशन कितनी अवेलेबल है आपको ऑक्यूपेशन मूव करने की और जगह मूव करने की, यानी कि आप ढूंढते हैं यार ऐसा शहर, ऐसा कंट्री मिल जाए जहाँ पे जॉब लेना ज़्यादा ईजी हो जाए, लेकिन लोग जो है मूव नहीं कर पाते। सम टाइम पर्सनल टाइज होती हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कहते हैं जी मैं पाकिस्तान छोड़ के जा सकता, मेरी फैमिली इधर है, फ्रेंड्स इधर हैं, या रिलक्टेंट टू मूव होता है फैमिली एंड फ्रेंड की वजह से, क्योंकि उनके एक्सटेंसिव किस्म के रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन देमसेल्व्स। फिर देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द मूवमेंट बिटवीन कंट्री। अब अगर आप एक ऊपर जो फैक्टर डिस्कस किए ये विद इन द कंट्री के समझें, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जो विद इन द कंट्री, बल्कि ऊपर वाले उसमें भी दोनों में आ सकते हैं। अच्छा, अब अगर कंट्री मूव करना पहले तो बहुत ईजी था, अब मुश्किल हो गया। इमिग्रेशन कंट्रोल, ठीक है, 9/11 के बाद दुनिया का नक्शा बिल्कुल बदल गया, क्योंकि जो टेररिज्म का एक कंसेप्ट था उसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज के ऊपर जो है वो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस आई, परमिशन टू स्टे लेना मुश्किल हो गया। और फिर लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़े, कि अब देखें कुछ ऐसी डेवलप कंट्री हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी लैंग्वेज में डेवलपमेंट किया, उन्हें दूसरी लैंग्वेज सीखी नहीं। चाइना है, जापान है, जर्मनी है, रशिया, ये 4 बड़े डेवलप कंट्री हैं जो दूसरों की लैंग्वेज सीखी नहीं, अपनी ज़बान में डेवलपमेंट किया। तो अब आप अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ इज डिफ़िकल्ट टू लर्न या गेट देयर लैंग्वेज। फिर कल्चरल डिफरेंसेस हैं कि कल्चर बड़ा डिफरेंट है, वहाँ जाके रहना मुश्किल है। मैं एक दफ़ा ट्रैवल कर रहा था इंटरनेशनल, तो मुझे साउथ कोरिया का लोग अब बंदे मिले, वो कहते हैं वहाँ पे सबसे मुश्किल चीज़ जो सर्वाइव करने की वो फूड है, कि हम जो फूड खाते हैं वहाँ पे हमें वो फूड अवेलेबल नहीं, हमें फूड खुद बनानी पड़ती है। देखिए पहले साल, हाँ जी, नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों में, एक तो वो चौधरी साहब है ना उधर, वो तो जाने देते, ये दूसरे वाला कोरिया, वहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और अच्छी खासी पे है। एक आम आसा आदमी मुझे इनके मिला था उधर किसी ओमान एयरपोर्ट पे, तो वो उधर कोरिया से आ रहा था, तो उसने बताया कि उधर अच्छी खासी, इनके 4-4, 5-5 लाख पाकिस्तानी पे जो है ना, वो एक आम क्लर्क लेवल की जॉब उधर मिल जाती है, लेकिन उधर सर्वाइव कल्चर उधर ऐसा टफ किस्म का है, वहाँ पे रहना आपके लिए मुश्किल होता है। उधर लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है उधर, कि लैंग्वेज उधर की जो सीखना जो मुश्किल है। फिर कोरिया में भी ऐसे ही है। फिर डिफरेंसेस इन द पे, लोग मूव इसलिए करते हैं कि वहाँ पे आप, जैसे मैंने बताया जी वहाँ इतने लाख की भी है तो लोग चाहेंगे कि जाएं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करती हैं कि आप दूसरे कंट्रीज के अंदर मूव कर जाएं। प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाँ जी बिल्कुल। अब इतनी प्रॉब्लम हम डिस्कस की, इसकी वजह से ज्योग्राफिक मोबाइल जब लोग नहीं होते
या ऑक्यूपेशनल मोबाइल नहीं होते तो अनएम्प्लॉयमेंट आती है। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट के सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट करे कि गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करे। तो असल में इनडायरेक्ट टैक्सेस या डायरेक्ट टैक्सेस कम करना ये क्या है? ये फिस्कल पॉलिसी है। गवर्नमेंट क्या करे? कट करे कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये भी फिस्कल पॉलिसी है। गवर्नमेंट क्या करे? इंक्रीज करे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी यानी कि एक्सपेंसिव पॉलिसी गवर्नमेंट यूज करे। मॉनेटरी टूल यूज करे गवर्नमेंट। अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, ये जो अभी तीन बताए, ये असल में फिस्कल टूल्स हैं, फिस्कल पॉलिसी टूल्स, डिमांड साइड पॉलिसीज भी हम कहते हैं। तो ये तीन काम गवर्नमेंट करे। मॉनेटरी टूल्स क्या है कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर दे ताकि इन्वेस्टमेंट लोग ज्यादा करें। इंक्रीज करें मनी सप्लाई, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी और एक्सचेंज रेट भी इससे इफेक्ट होगा। ये सारी एएस की बातें, ये सारे पॉइंट एएस के, लेकिन जब आप पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप इसकी प्रॉपर डायग्राम बनानी है, फिर आपको इसे एक्सप्लेन करना है। अब इसमें जरा सोचें कि ये फिस्कल पॉलिसी भी डिमांड साइड पॉलिसी है, मॉनेटरी टूल भी डिमांड साइड पॉलिसी है। अब ये पॉलिसी जब आप इसकी डायग्राम अगर हम देखें यहाँ पे बनी है, तो डायग्राम से हमें अंदाजा होगा कि जो कन्फ्लिक्ट थे, हाँ ये देखो एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी, ये आप जब इधर बाहर शिफ्ट करेंगे तो आपको ये फेस करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जो पॉजिटिव बेनिफिट क्या है? पॉजिटिव बेनिफिट क्या है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ये वाई वाई लिखना है, एन एन अगर लिखा हुआ है इसने, जीडीपी राइज करेगा, एम्प्लॉयमेंट राइज करेगी, प्रोडक्शन राइज करेगी, वो प्लस पॉइंट है। गवर्नमेंट स्पेंड और एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी यूज करें, इंटरेस्ट रेट कम किया जाए जिससे मनी सप्लाई ज्यादा होगी, सही रेट कम होगा। और इसकी भी सेम डायग्राम, डायग्राम दोनों की सेम है, रूट डिफरेंट है, ठीक है। और ये अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए भी सेम डायग्राम, लेकिन रूट ये है कि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया और इसका ये लिखिए सेंट्रल बैंक करेगा। और इसकी वैल्यू में क्या पॉइंट लिखने हैं आपने, वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं 2-3 क्लास में। आपने जो अगर पेपर अटेंड किया, पेपर की क्लास हम लोग लिखेंगे जब भी ये फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी आए तो आपने वहाँ पे लिखना है एक्सपेंशनरी और फिस्कल पॉलिसी की एक्सटेंट ऑफ चेंज। एक्सटेंट ऑफ चेंज के कितना टैक्स आप कम कर रहे हैं, कितना टैक्स कम कर रहे हैं, कि 10% से 5% पे ले आए हैं या 20% से 1% पे ले आए, ये मैटर करता है। क्योंकि अगर आपने पहले टैक्स 20% था, अब आपने 18% कर दिया तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 20% से कम करके अगर आप टैक्स 15% कर दिया, 12% कर दिया, फिर फर्क पड़ेगा। ये मैग्नीट्यूड इसकी हम बात करें। या इंटरेस्ट रेट है कि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किया, पहले इंटरेस्ट रेट 10% था और अब 9% कर दिया तो फर्क इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन 10% से कम करके अगर 7%, 6% कर दी फिर फर्क, इसको हम साइज ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो उसका फिर अकॉर्डिंगली इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा? वो ये वाला गैप ज्यादा या कम होगा, ठीक है। जितना ये गैप ज्यादा होगा उतना देखो यहाँ चेंज आएगी, ज्यादा आएगी। लेकिन ये गैप अगर कम हो गया, 81 अब बिल्कुल नीचे यहाँ पे ले आए तो उससे भी इतने ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसका फायदा भी नहीं होगा। तो पहले तो आप ये डिस्कस करना है। फिर साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट, ये भी जो आपको बताया। फिर अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, आपने टैक्सेस कम किए इसलिए कि लोग कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें, लेकिन लोगों ने टैक्सेस कम करने की बजाय सेविंग ज्यादा शुरू कर दी, फर्म्स में भी सेविंग ज्यादा शुरू कर दी। या आपने इंटरेस्ट रेट कम किया ताकि लोग इन्वेस्टमेंट जो है, लोग लोन ज्यादा लें, लेकिन लोगों ने लोन लेने की बजाय लोन लिया ही नहीं। लेकिन लोगों ने लोन, आपने इंटरेस्ट इसलिए कम किया कि लोग लोन लें, लेकिन लोगों ने लोन नहीं लिया। तो ये होती हैं पॉलिसीज जो कि एवैल्यूएशन पॉइंट डिस्कस करने। फिर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में टाइम लैग्स आते हैं। टाइम लैग्स क्या होते हैं? वो आपकी बुक अगर आप अल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को तौफीक अता फरमाए आप बुक पढ़ें तो उसमें आप देखें कि उसने कहता है जी कि अगर आज गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट चेंज करे तो इसके अफेक्ट आने में 18 मंथ लगते हैं। इट टेक्स 1.5 ईयर टू गेट द इफेक्ट, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। इस तरह फिस्कल पॉलिसी आप देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी इम्पैक्ट करने में भी 1 साल लगता है। टैक्स रेट इतने गवर्नमेंट चेंज होती है हमारे यहाँ जैसे होता है। तो ये टाइम जो है वो मैटर करते हैं और ये टाइम हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज के अंदर। 2-3 तरह के टाइम होते हैं, वहां पे डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करें। फिर देखना यह है कि गवर्नमेंट क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना चाहती है या फ्रिक्शनल रिड्यूस करना चाहती है या साइक्लिकल, ठीक है। तो ये आप आज हम एएस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें से डिस्कस किया था कि अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करें तो उसके लिए आपको सप्लाई साइड पॉलिसी यूज करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि कौन सी थी दूसरी वाली, साइक्लिकल ठीक करनी है तो उसके लिए आप डिमांड साइड पॉलिसी यानी कि फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी यूज करें, ठीक है। ये आपके लिए एक पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स लेके आए। ट्रेड यूनियन जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले करें, नेगेटिव रोल प्ले ना करें, ठीक है। ये कि वो राइट वर्किंग कंडीशंस और राइट
राइट इंक्रीज इन वेजेस के लिए, यानी सीधा सीधा यही काम करें, वो सियासत में ना पड़ जाए। अगर सियासत में पड़ेंगे तो वो अपना भी नुकसान करेंगे और इकोनॉमी का नुकसान भी होगा। फिर सप्लाई साइड पॉलिसी हम कहते हैं कि वो गवर्नमेंट लगाती तो है, लेकिन सप्लाई साइड पॉलिसी हम कहते हैं कि इसमें कन्फ्लिक्ट कम आते हैं। जो डिमांड साइड पॉलिसी होती है उसमें कन्फ्लिक्ट ज़्यादा आते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट कम करने के चक्कर में समटाइम ये होता है कि ये सप्लाई साइड पॉलिसी गारंटी नहीं होती कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई साइड पॉलिसी टाइम टेकिंग होती है और इसमें इन्वेस्टमेंट या पैसा भी ज़्यादा चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा होता है इसमें। कन्फ्लिक्ट, ये जो डिमांड साइड सप्लाई साइड डायग्राम बनाओ ना, तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ये भी कम हो जाता है जब एएस शिफ्ट करोगे, और ये भी राइज कर जाता है। उसमें ये कन्फ्लिक्ट, लेकिन दोनों चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब डिमांड साइड पॉलिसी यूज़ करते हैं तो इधर ये चीज़ खराब हो रही है और ये चीज़ डिस्टर्ब हो रही है। तो ये यहाँ पे हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो हमने कल से मिस किया था, ये यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट वाला कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं मनी, लेकिन इसको ज़्यादा से रिकॉर्ड करते हैं।